मर्द औरत, चाहे वो आपस में पति पत्नी का ही संबंध क्यों ना, पिक्चर भी देखने जाते थे तो अलग अलग बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। अब लेखिका दिल्ली के कॉलेज की पढ़ी हुई थी, वहां से नौकरी छोड़ करके डालमिया नगर में गई थी, तो वहां से वहां का वातावरण उनको एकदम अजीब सा लगा कि पति पत्नी भी अलग अलग दरबों में बैठते थे, अलग अलग जगह पे बैठते थे। तो मैंने, और नाटक करने का भी लेखिका को बहुत शौक था, मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। जो उनकी परंपरा थी उसको लेखिका ने तोड़ दिया। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। मतलब दूसरे आदमियों के साथ उन्हें नाटक में उन्होंने भाग लेने को कहा, नाटक में मंचन करने को कहा। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। अब जब लेखिका डालमिया नगर से कर्नाटक के एक छोटे से जगह बागलकोट पहुंच गई, तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। तब तक लेखिका मृदुला गर्ग के 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। अब बच्चे स्कूल जाने लायक हो गए थे, लेकिन वहां कोई स्कूल नहीं था। बच्चों की शिक्षा का प्रश्न आया तो अब लेखिका को समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ इनको पढ़ाऊंगी। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। मतलब बिशप से उन्होंने दरखास्त की रिक्वेस्ट किया कि वहां उनका मिशन जो है सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से, मतलब जो धन लगे, कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। तो उन्होंने कहा कि क्रिश्चियन लोग यहाँ पे बहुत कम हैं, तो इसलिए यहाँ स्कूल नहीं खोला जा सकता। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इसरार रखा। तो लेखिका ने कहा कि जरूरी नहीं कि उस स्कूल में क्रिश्चियन बच्चे ही पढ़े, और भी बच्चे पढ़ सकते हैं। तब उन्होंने कहा हम कोशिश करते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। तब बिशप ने कहा कि ठीक है, हम प्रयास करते हैं, लेकिन आप हमें यह विश्वास दिलाइए कि वह स्कूल 100 साल तक चलेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के बारे में भी यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। लेखिका को गुस्सा आ गया कि अरे कल क्या होगा मैं इसके बारे में कैसे बता सकती हूँ, मैं कैसे आपको यकीन दिला दूं। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के न पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। और उन्होंने गुस्से में कहा कि मेरी समस्या नहीं है कि आपके बच्चे नहीं पढ़, यह आपकी समस्या है। बात कड़वी थी पर 100% सच। ये बात लेखिका को लग गई कि अरे सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। लेखिका ने कहा कि अब तो मैं स्कूल खोल के रहूंगी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। और लेखिका ने उसी समय प्रण कर लिया कि मैं 3 भाषाओं को पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल खोलूंगी और उसे कर्नाटक सरकार से मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ है। मतलब यह संकल्प पूरा हुआ। लेखिका ने स्कूल खुलवाया। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में दाखिला भी पा गए। फिर जो स्कूल लेखिका ने खुलवाया उसमें वहां के बच्चे, अफसरों के बच्चे और लेखिका के बच्चे पढ़ने लगे। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए। जिद्दीपन मतलब एक तरह से किसी भी कार्य को कर लेने का संकल्प। पर सबसे ज्यादा उसने मंच पाया तो मेरे लेखन ने, जो शुरू में अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती थी। क्या मैं सब कुछ करने का संकल्प लेती थी, मैं हर कार्य कर सकती हूँ, लेकिन मुझसे भी आगे थी रेणु। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही है कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में बाढ़ आ जाती है। पानी लग जाता है बच्चों जब बारिश होती है, पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाता है। यातायात मतलब आने जाने के, आवागमन के साधन। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। मतलब इतनी बारिश हुई थी
कि फाइल जो थी सरकारी ऑफिसों की, वो पानी में तैरने लगी थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला। भाई बारिश हो रही तो कैसे कोई आएगा जाएगा। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा आपको कैसे पता। इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था, मतलब सही जवाब कि आपको कैसे पता कि स्कूल बंद है। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी था पर और बरस नहीं रहा था। मतलब सड़क पर पानी तो लगा था लेकिन बारिश बंद हो गई थी। तो रेणु 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने कहा था वह बंद था, मतलब स्कूल पहुंची तो स्कूल बंद था। चौकीदार रेणु को देख दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं हुआ, कोई अफसोस नहीं हुआ। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। मतलब वो रेणु को कोई कष्ट नहीं हुआ कि मैं बेकार आई 2 मिनट। ऐसा भी आप लोगों के साथ होता, कहते बेकार स्कूल आया और स्कूल भी बंद हो गया, क्या फायदा हुआ। लेकिन रेणु के मन में ये भाव नहीं आया। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा हमने पहले ही कहा था। उसने कहा स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई। इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया। सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लब करते सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। लेखिका कह रही कि जब वो जा रही होगी अकेले सुनसान शहर, एकदम अकेले अपने मंजिल को पाने के लिए, वो उसका अनुभव वो कैसा रहा होगा कि जगह जगह पानी लगा हुआ था, बारिश हुई थी, सड़कों पर लबालब पानी भरे हुए थे, लेकिन फिर भी वह अपने संकल्प को पूरा करने के लिए अपने धुन में अकेले ही चली गई। तो इस अकेलेपन का, इस अलग कुछ कर जाने का, कुछ विशेष कर जाने की धुन और संकल्प का आनंद ही कुछ और है। बच्चों पाठ समझ में आ गया। आज यह पाठ आपका मेरे संग की औरतें पाठ आपका पूरा हो गया। इसकी लेखिका मृदुला गर्ग है। मैंने आपको गृह कार्य दिया हुआ है बच्चों। गृह कार्य में मैंने आपको 4 प्रश्न दिया हुआ है जिनके कि आपको उत्तर लिखने हैं। सबसे पहला प्रश्न है लेखिका की सबसे छोटी बहन का स्वभाव कैसा था। दूसरा प्रश्न है विवाह के पश्चात लेखिका कहाँ रहती थी। तीसरा प्रश्न है स्कूल खोलने के विषय में लेखिका की बिशप से क्या वार्ता हुई। चौथा प्रश्न है बच्चों की शिक्षा के लिए लेखिका ने क्या योगदान किया, मतलब बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए लेखिका ने क्या प्रयास किया, क्या योगदान दिया। इस तरह से आपका ये पाठ पूरा हो गया। धन्यवाद बच्चों।